Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Class. So today we are going to learn English of standard 9th chapter 1.3 जो कि है एक poem. Hope is the thing with feathers. होप यानी क्या होता है बच्चों? उम्मीद। उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसको पंख होते हैं, जो उड़ सकती है, जो हमें आसमान तक पहुंचा सकती है। उम्मीद। तो बच्चों, ये जो पोयम है, एक फेमस पोएटेस एमिली डिकिंसन ने ये पोयम लिखी है इन द 18th century। तो आइए देखते हैं बच्चों। Hope is the thing with feathers is one of the best known of Emily Dickinson's poems. An extended metaphor, it likens the concept of hope to a feathered bird that is permanently perched in the soul of every human, that it sings, never stopping in its quest to inspire. So students, this is a simple introduction regarding the poet and the poetess. पोयम और जो कवियत्री है उनके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि होप इज द थिंग विद फेदर्स ये एक बेहतरीन कविता है एमिली डिकिंसन की बाकी सारी कविताओं में से। ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, एक कंपैरिजन है। होप को एक बड़े पंख वाले पंछी के साथ में कंपेयर किया गया है जो परमानेंट हर एक की आत्मा में बसी हुई है, हर एक इंसान की आत्मा में बसी हुई है, ऐसे उनका कहना है। और ये जो होप है, जो आत्मा हर एक के आत्मा में जो बसी है, ये कभी भी गाना बंद नहीं करती। वो हमेशा गाती रहती है और हमेशा हमें मोटिवेट या इंस्पायर करती रहती है। ये बहुत डीप नॉलेज वाली पोयम है बच्चों, तो ध्यान से सुनना। एमिली डिकिंसन रोट दिस पोयम इन 1862, a prolific year for her poetry. One of nearly 1800 poems she penned during her lifetime. Only 7 of these were published while she was still alive. Her sister Lavinia collected and helped publish all of her poems after Emily's death in 1886. तो एमिली डिकिंसन ने पोएम सन 1862 में एक कविता लिखी थी जो कि एक प्रोलिफिक ईयर था पोएट्रीज के लिए। 1800 कविताओं का संग्रह वो लिख चुकी थी अपनी पूरे जीवन में, लेकिन केवल 7 ही पब्लिश हुए थे, 7 ही प्रकाशित हुए थे जब तक वो जिंदा थे। लेकिन उनकी जो बहन है लवीनिया, उन्होंने सारे बाकी 1793 पोएम्स ये जमा करके उनके डेथ के बाद, जो कि 1886 में हुआ, उनके डेथ के बाद सारी पोएम्स पब्लिश कर दी। तो बच्चों, एमिली डिकिंसन काफी ऊंचे दर्जे की पोएटेस थी और इंग्लिश स्पीकिंग जो वर्ल्ड था उस समय, जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर अपनी छाप छोड़ जाना या अपनी जो लिखावट है, भले वो पोएम हो, स्टोरी हो, नॉवेल हो, कोई भी, तो उसके थ्रू सोसाइटी को इम्प्रेस करना बहुत बड़ी बात होती थी। कि उस जमाने में सोशल एप्स या इंटरनेट या ये सारी चीजें नहीं थी। लोगों का सोशल जो टच था वो इन राइटर्स के वजह से ही, इन पोएट्स के वजह से ही था। अगर किसी के बारे में जानना हो, फिलॉसफी हो या सोशियोलॉजी हो, रेनेसांस हो, एनीथिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी बारे में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो आपको इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी लैंग्वेज के लिटरेचर का ही सहारा लेना पड़ता था। और इसीलिए उस प्रोलिफिक ईयर में एमिली डिकिंसन ने जो काम किया है, जो 1800 पोएम, जो 1800 कविताएं लिखी है, वो एक बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण उनका कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर के लिए। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। The Ballet of Amherst, so called, remains an enigma. Her poetry was highly original, but was dismissed or simply misunderstood when she sent her work out for appraisal or publication. It was only after she had passed away and her poems circulated more widely that critics began to appreciate her genius. So बच्चों, The Belle of Amherst जो
एनिग्मा के नाम पे, मतलब जिसे एक एनिग्मा कहा जाता था। पर पोएट्री वाज हाईली ओरिजिनल, बहुत डीप मीनिंग रखने वाली, जिसको समझने के लिए भी काफी समझदार व्यक्ति की जरूरत थी। कोई भी अगर उनकी पोयम पढ़े तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाई आईक्यू एंड हाई नॉलेज ऑफ लिटरेचर वाले ही उनको पोएम्स को पढ़ पाते थे। शायद इसीलिए 1800 पोएम्स में से केवल 7 पोएम्स वो पब्लिश कर पाई अपनी पूरी जीवन शैली में। जब भी वो अपना काम भेजती अप्रेजल या पब्लिकेशन के लिए, तो वो निराश होकर वापस आ जाती, उसके पोएम्स को डिसमिस कर दिया जाता या फिर उसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता था। उनके गुजर जाने के बाद ही उनकी पोएम्स का विस्तार पूरे विश्व में इस कदर हुआ कि लोग, जो क्रिटिक्स थे, वो भी उनकी जीनियस, उनके दिमाग और उनके लेखन शैली को अप्रिशिएट करने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। Her poems, together with those of Walt Whitman, were pioneering works that pointed the way to a new and refreshing era of poetry in the English-speaking world. तो उनके पोएम्स के साथ वॉल्ट विटमैन नाम के भी एक पोएट थे। उनके ये जो पायनियरिंग वर्क्स थे, समाज को बदलने वाले जो काम किए उन्होंने, जो लिखावट की है, जो लिटरेचर उन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने एक नए और रिफ्रेशिंग दौर की तरफ इंग्लिश लिटरेचर को या फिर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन या इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को नई दिशा बताई, एक नए और रिफ्रेशिंग दौर के पास। कौन सा दौर? कविताओं का दौर। तो बच्चों, ये जो पोएट है वॉल्ट विटमैन और पोएटेस है एमिली डिकिंसन, इन दोनों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ग्रेट है इंग्लिश पोएट्रीज और इंग्लिश लिटरेचर में, खास करके 1800-1900 ये सालों के बीच में। Let's see ahead. Emily Dickinson seems to have been a recluse for the most of her adult life, living at the family home, only rarely venturing out. Quiet and timid, she never married or actively sought a permanent relationship. Despite correspondence with several older men, she viewed as her protectors. Her poetry, however, reflects a lively, imaginative, and dynamic inner world. She was able to capture universal moments in a simple sentence, create metaphors that stand the test of time. Hope is the thing with feathers, stands out as a reminder to all. No matter the circumstances, each and every one of us has the entity within that is always there to help us out by singing. So students, एमिली डिकिंसन के बारे में एक छोटी सी उनकी लाइफ के बारे में कुछ कहा गया है यहाँ पे, जरा ध्यान से सुने। तो उन्होंने अपनी एडल्ट लाइफ अपने घर पे ही ज्यादातर बिताई है। कभी कभी वो बाहर निकलती थी, रेयरली। क्वाइट एंड टिमिड, शांत और शीतल स्वभाव उनका था, और उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में शादी नहीं की या किसी भी परमानेंट रिलेशनशिप में वो नहीं रही। डिस्पाइट ऑफ करस्पॉन्डेंस विद सेवरल ओल्डर मैन, बहुत से उनसे ज्यादा उम्र वाले लोगों के साथ वो रहा करते थे, लेकिन केवल वो अपना प्रोटेक्शन करेंगे, बस इसी उम्मीद से या इसी वजह से वो उनके साथ रहा करते थे। उनकी पोएट्री लाइव थी, इमेजिनेटिव और डायनेमिक थी। पर पोएट्री however reflects a lively, imaginative and dynamic inner world. जो हमारी अंतरात्मा होती है, जो हम अपने मन से बातें करते हैं, हम जब दुखी होते हैं या खुश होते हैं, जब हम सोच में पड़ जाते हैं, फिलोसॉफिकली सोचते हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ऐसे सारे सिचुएशन में उनकी पोएट्रीज एक दवा की तरह काम करती है। She was able to capture universal moments. वो एक ही वाक्य में बड़े से बड़ा लम्हा या क्षण बराबर से फिट कर सकते थे, एक ही सिंपल सेंटेंस में। मतलब वो सेंटेंस पढ़ते ही आपको इतना गहरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो ऐसे मेटाफर्स क्रिएट करते थे। मेटाफर्स एक फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, जो एक दूसरे के साथ जो कंपेयर किया जाता है, जैसे एक चीज को किसी जानवर से या किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से जब कंपेयर किया जाता है, तब एट दैट टाइम वी कैन यूज से एज इट इज मेटाफर। जैसे कि आपने इस पोएम का नाम ही पढ़ा होगा कि होप एक ऐसी चीज है जिसको पंख है, पंछी की तरह। मतलब होप एक निर्जीव व्यक्ति है, इट्स लाइक उम्मीद, एंड इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन नॉट से कॉल इट एज अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। वी कैन नॉट सी होप, इट इज अ फीलिंग। एक उम्मीद, एक फीलिंग, एक भावना है। तो होप को, एक फीलिंग को उन्होंने एक पंछी के साथ कंपेयर किया। तो यहाँ पर मेटाफर क्या होता है कि होप इज द थिंग विद फेदर्स, स्टैंड्स आउट एज अ रिमाइंडर टू ऑल।
वो सबके लिए एक रिमाइंडर है कि बावजूद तुम्हारे लाइफ में कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी बुरा हाल हो, हर एक व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है, वो उम्मीद की एक किरण होती है कि जो हमें बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी फेस करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। और उनका मानना ये है कि होप जो है वो एक सुंदर सी, बड़े बड़े पंख वाली एक सुंदर सी चिड़िया है या एक पंछी है जो हमारे अंतरात्मा में रहती है और वो हमेशा गाना गाते रहती है, हमें जागरूक करते रहती है और हमें प्रेरित करते रहती है। So students, in this way, I have tried to tell you about the poetess Emily Dickinson. Now let's see ahead the first stanza of our poem. पहली पंक्ति ध्यान से पढ़िए। Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. तो होप, जैसे मैंने आपको कहा कि वो ऐसी चीज है, एक पंछी है जिसको बहुत सारे पंख है और वो हमारे सोल को पर्च करती है, मिल जाती है उसमें, और एक ऐसी मधुर आवाज निकालती है जिसमें कोई शब्द या कोई लिरिक्स नहीं होते, और वो मधुर आवाज हमारी पूरी जीवन शैली में पैदा होने से लेकर मरने तक वो आवाज गूंजती रहती है। और वो आवाज होती है हमारी उम्मीद। जब भी हम हार जाते हैं, किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कोई काम करने में, जैसे हम खेल में क्रिकेट खेल रहे हो आउट हो जाते हैं, या कोई भी चीज टीचर हमें डांट देती है, हम जब बुरा फील करते हैं, हमारे सामने कठिन परिस्थितियां निर्माण हो जाती हैं, उस समय जब हम हार मानना चाहते हैं, उस वक्त ये जो मधुर आवाज है उस उम्मीद की, उस पंछी की जो हमारे अंतरात्मा के भीतर है, वो हमें प्रेरित करती है, वो हमें कभी भी हारने नहीं देती। और इसीलिए उन्होंने ये दो आखिरी लाइन में कहा है कि एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, वो कभी भी नहीं रुकती। एक बार फिर से इस चारों लाइन का एक्सप्लेनेशन देखें। द फर्स्ट स्टैंजा, the first word is given special emphasis with speech marks, inverted commas, quotation marks, as if the poet wants to define that elusive word hope, and she does so with metaphor. Hope has feathers and it can, like a bird, perch in the human soul. Feathers are soft and gentle to touch, but they are also strong in fight, even on tiny birds. And feathers are made up of complex individual fibers. Unity is strength. The imagery here grows stronger as the reader progresses. Not only is hope feathery, it can sing. It sits on a perch and sings the whole time. But the song is special for there are no words, no diction for anyone to understand rationally. It's as if hope is pure song, pure feeling, a deep-seated longing that can take flight at any time. The song is endless. Note the double dash emphasis on at all and the stanza break, which brings extra attention to these two little words. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बर्ड से उसको कंपैरिजन किया गया है, जैसे कि बर्ड्स को आप अगर कब छूते हो, किसी कबूतर को, किसी तोते को या किसी चिड़िया को अगर आप छुओगे तो उसके जो पंख है, फेदर्स है, काफी मुलायम होते हैं। लेकिन जब उस बर्ड का किसी और बर्ड से फाइट हो जाता है या वो भागना चाहती है, उस समय वो मुलायम फेदर्स कितने हार्ड और कितने टफ साबित हो सकते हैं, ये कितने स्ट्रांग होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। मतलब उम्मीद एक शब्द हमें काफी आसान लगता है कि हाँ, मेरी उम्मीद आए तो मैं कर लूंगा, बोलना आसान है, बट जब आप करना चाहते हैं तो उस उम्मीद को उन स्ट्रॉन्ग फेदर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे वो हमें एक संदेश भी दे रहे हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, because the imagery here grows stronger as the reader progresses. Not only is hope feathery, it can sing also. सिर्फ feathery नहीं है hope, वो गाना भी गा सकती है।
वो ऐसा गाना गाती है जिसमें कोई लफ्ज नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बस एक मधुर सी धुन है जो कोई भी आसानी से समझ नहीं पाता। ज्यादा जोर से आपको तब सुनाई देगी जब आपको होप की यानी उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मानो कि होप एक शुद्ध संगीत है, एक शुद्ध भावना है, a deep seated longing that can take flight at any time। बहुत देर तक बैठा हुआ एक संदेश है जो समय आने पर बहुत लंबी उड़ान भर सकता है। और ये सॉन्ग एंडलेस है, कभी खत्म न होने वाला ये मधुर संगीत है। और आप एक नोट करें, जो एट और आल के आगे और पीछे दोनों डैश दिए गए हैं, जहां पे स्टैंजा ब्रेक होता है, वहां पे आपका एक्स्ट्रा अटेंशन जाता है ये दो छोटे से वर्ड्स पर। आइए दूसरा स्टैंजा देखते हैं बच्चों। And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm। Students, in this also we can see it is compared to be the sweet as well as sore that could abash the little bird that kept so many warm। Let's see the explanation of this stanza also। Second stanza. The first line is unusual in the use of the double dash। There are two distinct pauses which the reader has to be careful with। Hope is always singing, as we know from the first stanza, but it sings the sweetest when the going gets rough, when the gale starts to blow। So when life is hard and things are thrown at us, the pressure relentless, there is hope singing through the chaos and mayhem। Note the first mention of the bird in line 7, it would take a hellish storm to embarrass or disconcert this bird। Sore, angry and abashed means embarrass, which protects many people from adverse situation। Hope is difficult to disturb even when life seems hard। तो बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिखाई दे रहा है कि जो पहला स्टैंजा में होप को एक बर्ड के साथ, एक मधुर संगीत के साथ कंपेयर किया गया था, तो उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि जितनी आपकी परिस्थिति कठिन होगी, जितने आप पे ज्यादा कठिनाइयां बरसेगी या आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा, उतना ही होप और भी मधुर गाने लगती है, उतनी ही होप हम में और जागने लगती है। चाहे फिर कितना भी केओस हो, कितना भी मेहम एंड केओस का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, एक बात प्रचार यूज करते कि क्या तमाशा लगा के रखा है, कितने सारा मेस है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरा मतलब लाइक वी आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। उस वर्ड को, सारी भावनाओं को एक छोटे वर्ड में कहा जाता है केओस। The first mention of the bird in the line 7, it would take a hellish storm to embarrass or disconcert this bird। तो इसको बहुत बड़ा चीज लगेगा, एक बहुत बड़ी कोई घटना होगी, तब ही जाके हम होप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वरना ऐसे कितनी मुश्किलें आए, कितनी परेशानियां आई, डिफिकल्टीज आई, वी कैन नॉट डिस्टर्ब होप बिकॉज होप इज डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब इवन व्हेन लाइफ सीम्स हार्ड। जब जिंदगी कठिन होने लगती है, जब जिंदगी में आप ऐसे लगता है कि शायद अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त ये होप जो है हमारे अंदर, जो है हर एक व्यक्ति के अंदर उम्मीद कि नहीं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, आई हैव टू डू इट। एट दैट टाइम यू कैन सी दैट होप एवरी टाइम्स कम्स आउट ऑफ यू लाइक अ स्टार एंजल एंड हेल्प्स यू to face the difficult situation in front of you। Even if your life is completely hard and you cannot live your life properly, understood, but when you have a strong hope, you are impenetrable, you are impregnable, you are completely less vulnerable to all those situations। Now let's see the another stanza। I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me। Read it again। I have heard it in the chillest land
and on the strangest sea, yet never in extremity, it asked a crumb of me. मैंने वो होप हर बुरी सिचुएशन में उसकी आवाज सुनी है, हर एक वक्त होप ने मेरी मदद की है। चिलेस्ट लैंड यानी सबसे ठंडी बर्फीली जमीन पर भी उम्मीद ने मेरा साथ दिया है। एक अजीबोगरीब समंदर में भी जब मैं घूम गई थी, like I was lost in that stranger sea, that time also hope never gave up on me. कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो, होप ने मुझसे कभी बोलते हैं ना, it doesn't ask anything in return. Let's see the explanation, you will understand more. The personal pronoun I appears for the first time, indicating a personal connection to this subject. Perhaps Emily Dickinson thought of herself as a little bird, a wren, so the link is direct. The speaker has heard the bird during the hardest, coldest times when emotions are churning and life surreal. But even when things are extreme, hope is still there and never asks for anything. Hope gives us much better, but never asks for a crumb in return. It is all inspirational, yet slightly mysterious. Hope wells up in the heart and soul, yet who knows where it comes from? Philosophy, religion, psychology, and even metaphor are not sufficient. There is an abstract nature to hope. It can give us strength to carry on in the most adverse of conditions. Its voice can be heard despite the noise at the height of the storm. So students, तीसरे स्टैंजा में I इस शब्द का एक पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग किया गया है, जहां पर आप ये समझ सकते हो कि एमिली डिकिंसन जो हमारी पोएटेस है, उनका इस विषय से पर्सनल कनेक्शन है, या फिर एमिली डिकिंसन जो स्पीकर है वो बर्ड के बिहाफ पर बात कर रही है और वो बर्ड के लिए कह रही है कि आई। समझ रहे हो, या तो वो खुद के बारे में बात कर रही है या फिर वो बर्ड के बारे में बात कर रही है। ये तो एमिली डिकिंसन ही बता सकते हैं, क्योंकि पोएम को समझना जितना कठिन है उतना आसान भी है, क्योंकि जो लिखा गया है अक्सर वो वैसा होता नहीं। पोएम्स आर नथिंग बट इमोशंस, फीलिंग्स जो एक पोएट के दिल से, दिमाग से निकलती है और वो कागज पर जाकर लिख जाती है। तो वो पोएम को पढ़ना सिर्फ अक्षर नहीं होते, हमें भावनाएं पढ़नी पड़ती है, हमें उनकी फीलिंग्स पढ़नी पड़ती है। और इसीलिए यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए, मतलब दो सिचुएशंस, या तो वो खुद को रेफर कर रही थी या वो एक बर्ड को रेफर कर रही थी। और रेफर करने के बाद वो ये कहती है कि कितनी भी डिफिकल्ट, ठंडी, गरम, कैसी भी सिचुएशन आने दो। अब यहाँ पे ठंडी गरम का मतलब नॉट एग्जैक्टली आइस एंड फायर, बट इट इज कंपेयरिंग टू द सीजन्स। जैसे हमारे सीजन्स होते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। समर सीजन में आप अगर धूप में जाओ तो आपको तकलीफ होती है, ठंडी में आप बाहर जाओ तो आपको तकलीफ होती है, बारिश में आप दिन रात भीगो तो भी आपको तकलीफ होती है। तो ये जो तकलीफें हैं, बारिश में भीगना, ठंड लगना, सर्दी हो जाना या फिर गर्म होना, एनीथिंग, इन चीजों को उन सारी परेशानियों के साथ कंपेयर किया गया है। अगेन अ मेटाफर, मतलब suppose I am not feeling well due to rainy season because I got wet in the rains day before yesterday, and I am not feeling well today, so I am facing difficulties, like that was my mistake, I was in the rain। तो ऐसी तकलीफ जो कि एक शारीरिक तकलीफ है, एक होती है मानसिक तकलीफ। हमारे घर में किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या हमारे किसी के साथ बनती नहीं है, बॉस के साथ, टीचर के साथ, हमें किसी बात का बुरा लग जाता है हमारे दोस्त के साथ, तो वो जो डिप्रेशन होता है, वो जो तकलीफें होती है, वो भी मानसिक और शारीरिक दोनों भी परेशानियां, दोनों भी कठिनाइयां कितनी भी एक्सट्रीम हो, होप आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। होप हमेशा वहां पर होती है। उम्मीद की किरण आपके पास हमेशा आपके अंदर है, बस आपको देखना आना चाहिए। बिकॉज जिसको उम्मीद नहीं दिखती वो उम्मीद को हमेशा ढूंढते ही रह जाता है, और जो उम्मीद के साथ जीता है वो कभी भी हारता नहीं। और इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि होप को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, वो तो दिल में और आत्मा में होती है, किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली वो कहां से आती है। फिलॉसफी,
रिलीजन, साइकोलॉजी, मेटाफर तक सफिशिएंट नहीं है कि हम होप का नेचर को एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कर सके। कवियत्री ने तो बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है होप की तारीफ करने की, उम्मीद का महत्व बताने की, लेकिन आज तक भी किसी भी विषय की मदद ले लो, आप होप जैसे एब्स्ट्रैक्ट नेचर को आसानी से डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। आपको वो स्ट्रेंथ देती है बहुत एडवर्स कंडीशंस में भी। एडवर्स का मतलब भी है दुखद परिस्थितियों के में भी आपको होप एक स्ट्रेंथ देती है ताकि आप उस परिस्थिति से बाहर उभर कर निकल आओ। उसकी आवाज आपको हमेशा सुनाई देती है, चाहे आप कितने भी तेज तूफान में क्यों ना हो, जहां आपके इर्द गिर्द भले कितना भी शोर हो, उम्मीद के किरण का दिखना और उसका मधुर संगीत सुनाई देना वो सिर्फ उसी को पॉसिबल होता है जो उम्मीद में बिलीव करता है, जो होप में बिलीव करता है। इसीलिए बच्चों, इस पोयम से हम एक बात तो जरूर सीखते हैं कि हम चाहे कितने कम मार्क्स लाएं, चाहे हम थोड़े पीछे हैं, उम्मीद की किरण अगर जाग जाती है तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वी कैन डू इट वेरी नाइसली। सो दीज आर फ्यू मीनिंग्स जिसका मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है परचेस, अ लाइट या रूस, जिसका मतलब है गेल यानी वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, तूफान जिसे हम कहते हैं। सोर यानी कॉजिंग ग्रेट पेन, जहां पर सूज जाता है या फिर लाल हो जाता है, वो मसल पेन जैसे होता है, उसे सोर कहा जाता है। अबैश यानी मेक अनईजी या मेक इट कीप क्वाइट, जिसको हम रेस्टलेसनेस कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोयम and I am also expecting, I am also hoping, now I am also using the word hope, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोयम अच्छे से तरह समझ आए हो। चाहिए तो एक बार फिर से वीडियो जरूर देख लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझ में आना, लेकिन अगर आप ये लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.